So, hello friends. Good morning, good evening, good afternoon. So, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो बेसिकली आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया है, तो उसमें उन्होंने कैसे-कैसे डेवलप किया है। सो स्टार्टिंग सबसे पहले जो इन्होंने एक एग्जांपल हमारे पब्लिशर ने दिया है, आप उसके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ही उन्होंने कहा कि तुषार वाज़ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़िन्स वेडिंग। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज़ इनटू द विंडो सीट। तुषार हमारी तरह आपकी तरह एक लड़का है जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की शादी के लिए, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, और खुशकिस्मती से उसे विंडो सीट मिल गई जैसे हम लोगों को मिलती है, तो हम खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो विंडो सीट से बाहर का दृश्य देख रहा था एज ही वॉज वॉचिंग ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट, मतलब पेड़ों को, घरों को वो जाते हुए देख रहा था। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल ने उससे पूछा, डू यू नो, कि आप क्या तुम जानते हो कि ट्रेन्स वर यूज्ड फर्स्ट अबाउट 150 ईयर्स एगो, मतलब जो ट्रेन्स थी वो 150 साल पहले शुरू की गई थी, एंड दैट पीपल began यूजिंग buses a few decades later। मतलब अभी जो हम बसेस यूज करते हैं वो सिर्फ कुछ दशकों ही पुरानी है। एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल। 1 decade इज इक्वल टू 10 years। सो जो बसेस हैं उनकी जो लाइफ है अराउंड 6 to 7 6 डिकेड्स ही हुए होंगे जो हम लोग देख जानते हैं, जबकि ट्रेन्स हमारी 150 साल पुरानी है। Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire life, wherever they were born? Not quite। मतलब तुषार ने, या हम लोग भी होंगे तो हम भी सोचेंगे, यार अगर ऐसा है तो क्या पहले के लोग, जब ट्रेन्स नहीं थी, क्या वो एक ही जगह पे रहते थे, अपनी ज़िंदगी पूरी वहीं बिता देते थे, या फिर कहीं कुछ घूमने के लिए, कुछ कुछ करने के लिए वो कोई सोर्स उनके पास था। तो इस चैप्टर के, इस स्टोरी के माध्यम से, इस एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हम यही समझेंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, और हम उनके उनसे क्या आइडिया ले सकते हैं, हम उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में क्या जान सकते हैं। सो शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। द अर्लीस्ट पीपल, जो पुराने लोग थे वो मूव क्यों कर रहे थे। वी नो about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। 1 million is equal to 10 lakhs। सो 20 लाख साल पहले का हम जान सकते हैं, हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढा है, हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास फिगर्स हैं। हम लोग उनके बारे में उतना तक जा चुके हैं और उतने हमारे पास गैदरिंग्स हैं। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स, हंटर गैदरर्स, मतलब आज हम उन लोगों को हंटर और गैदरर्स ही बोलते हैं। सो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो नाम रखा गया है ना, ये नाम रखने के पीछे एक रीजन है। हंटर का मतलब होता है शिकारी, और गैदरर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। मतलब जो हमने इनको ये नाम दिया है वो उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उसी के ऊपर हमने उनको ये नाम दिया है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉट फिश एंड बर्ड्स, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। जनरली वो क्या करते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स, मतलब आप देख सकते हैं, आप वो शिकार करते थे। वाइल्ड एनिमल्स में बहुत सारी आती थी चीज़ें। आज के टाइम में तो आप देखते हैं जो मीट इंडस्ट्री है, जो नॉनवेज खाते हैं, वो उनके लिए फार्म्स बने हैं, पोल्ट्री फार्म्स बने हैं, और वहाँ पर उनको उगाया जाता है या उनको एक स्पेसिफिकली तैयार किया जाता है, जैसे हम अनाज उगाते हैं। सो
पहले क्या करते थे, वो जंगली ही जीवों को खाते थे, जंगली मुर्गा, जंगली भेड़िया या जंगली बकरी, तो उनको ही लोग खाते थे। मछली पकड़ते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स सीड्स इकट्ठा करके वो अपना गुजारा करते थे। बेसिकली उनके गुजारे की बात है। अब हम आते हैं हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे दी देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो गैदरर्स थे, हमने सबसे पहले तो हंटर का नाम दिया, उसके बाद गैदरर्स का मतलब होता है वो इकट्ठा करते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे। अब हमारी पुरानी कहानियों में देखेंगे तो इंसान पहले पैदल चलते थे बहुत ज्यादा। अभी आप अगर दशहरा देखते हैं, दशहरे के 10 दिन 15 दिन बाद दिवाली आती है, और अगर आप देखें, अगर आप लगातार इतने दिन पैदल चलेंगे तो आप अयोध्या से श्रीलंका तक जा सकते हैं। सो बेसिकली हमारे जो पूर्वज थे वो पैदल भी चलते थे, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी सवारियां थी, वो बहुत बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते थे। आज की तरह गाड़ी, ट्रेन, प्लेन, ये सब नहीं था उनके पास। सो फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources। मतलब अगर वो एक जगह पे टिके रहते तो वो वहाँ का सारा खाना खा चुके होते, और एनिमल रिसोर्सेज मतलब शिकार कर चुके होते। क्योंकि देखिए एक लिमिट होती है, अगर आप एक जगह पे हैं और सपोज वहाँ पर ज़मीन में या पेड़ लगे हैं, सेब का पेड़ है या आप आम का पेड़ बोल सकते हैं, फ्रूट्स हैं, तो आप उसको कब तक खाएंगे? देर इज ए लिमिट। क्योंकि पहले के लोग फार्मिंग नहीं जानते थे। फार्मिंग का मतलब अपने खाने को प्रोड्यूस नहीं करते थे, उगाते नहीं थे। वो डिपेंडेंट थे किस पे? रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर हमें देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनसे डिमांड नहीं करते, लेकिन वो खुद ब खुद उसको बना देता है। सो देयरफॉर दे वुड हैव टू गो टू समवेयर एल्स इन सर्च ऑफ फूड। मतलब एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको भटकना पड़ता था। आज भी आपको पता होगा राजस्थान में एक ट्राइबल्स हैं जो कि नोमैड्स कहलाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा या शायद आप पढ़ेंगे आगे। तो वो आज भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। मतलब जो हम लोग शिकार करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, तो वो भेड़ बकरी जिनको भी खाना पसंद करते थे, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। क्यों? उनको अपने लिए भी खाना ढूंढना होता था भाई, उनको भी तो जीना है ना। उनको क्या पता कि आप उनको काटोगे, उनको उनका शिकार करके उनको खा जाओगे। उनको सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल, ये जो लिविंग बींग्स हैं, आप कोई भी लिविंग बींग ले लीजिए, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारा जो ब्रेन है, वो डिजाइन किया है सर्वाइवल के लिए। आप अगर देखेंगे, आपको आपके शरीर को कोई खतरा महसूस होगा तो वो आपको भगा देगा, आपको दौड़ा देगा, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आप किसी खतरे वाली सिचुएशन में होंगे तो वो ब्रेन आपका एक्ट करेगा ताकि आपकी लाइफ बच सके। तो सबके लिए सेम है। तो उनको भी खाना खाना है, उनको भी जीना है, तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। तो हमें इनके पीछे जाने के लिए वी दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम, जो मतलब भेड़ ये खाते थे नॉनवेज या शिकार करते थे, तो उनको भी उनके पीछे जाना पड़ता था। थर्ड, तीसरा पॉइंट, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। मतलब पेड़ पौधे हो गए या आपका ट्रीज हो गए, तो ये हर एक अलग अलग सीजन में फल देते हैं। आम का सीजन कब होता है आपको पता होगा? गर्मियाँ। और ड्राई फ्रूट्स का सीजन होता है सर्दियाँ। सो अलग अलग सीजन्स की वजह से भी, अलग अलग टेस्ट की वजह से भी, सो मैनी पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स के वजह से भी, खान पान की वजह से भी हम लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब ये आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थोड़ा थोड़ा सेम है, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीडेड वाटर टू सर्वाइव। अब आदमी
जानवर, इन सबको क्या चाहिए? पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना है। एवरी लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सब लोग पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, आप खाने के बिना 2-4 दिन रह जाएंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। जस्ट लाइक ऑक्सीजन। सो वाटर इज फाउंड इन लेक्स। कहाँ मिलता है पानी? तालाब में, स्ट्रीम्स, रिवर्स। तो अब ऐसा होता है कि कुछ जो रिवर्स होती हैं, कुछ नदियाँ जो होती हैं, आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वो सीजनल नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। यहाँ पे भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि सीजनल होती हैं, मतलब बरसातों के दिनों में ऑन होती हैं। सो विंटर, समर, इसका भी डिफरेंस पड़ता है। इस वजह से भी हम लोगों को मूव करना पड़ता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सपोज एक नदी है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कृष्णा नदी का, जो कि प्योरली बरसातों के सीजन में चलती है। सो अगर वहां पर पानी नहीं होगा तो इंसान सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए आदमी को मूव करना पड़ता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? हम लोगों को इनके बारे में कैसे पता? हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें कैसे पता चला कि ये सब हो रहा था या हुआ होगा? एक्चुअली हम लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी साइंस, सोशल, इंग्लिश, जब तक हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ या कुछ स्टडीज के लिए कुछ मटेरियल या कुछ भी अवशेष, एग्जिस्टेंस नहीं मिलता, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है। आप मेरी बात पे तभी बिलीव करेंगे जब मैं आपको बिलीव करवा पाऊंगा या मेरे पास कोई प्रूफ होगा, तभी आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे। सो यही होता है। हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि स्पेशली इन्हीं कामों के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो इन चीज़ों को गैदर करते हैं, ढूंढते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। हंटर गैदरर्स, जो वर्ड यूज कर रहे हैं हंटर गैदरर्स, वो हमने किसके लिए यूज किया है? जो हमारे पूर्वज थे मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं, उनके फॉसिल्स उन्हें मिलते हैं। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। मतलब उनको हमने जो अवशेष ढूंढे हैं, उसमें कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो लोग स्टोन, पत्थर, लकड़ी या हड्डी, उनके टूल्स को यूज करते थे, जिसमें से जो पत्थर के टूल्स हैं वो ज्यादा सरवाइव करते हैं, क्योंकि आप पत्थर को गला नहीं सकते, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी वेयर आउट, मतलब खराब हो जाता है। लेकिन पत्थर सबसे ज्यादा हम बचा सकते हैं। मतलब अगर कोई हजारों लाखों साल पुराना पत्थर होगा तो उम्मीद है वो कुछ पार्ट उसका बच जाएगा, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, और उसके ऊपर, उसके बेसिस पे हम अपने अपने व्यूज रख सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। सम ऑफ द बेस्ट these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark and hide animal skins, chop fruits and roots। मतलब ये वही वाली बात आ गई, ये जो टूल्स थे इनको क्या यूज करते थे हम? खान पान, कपड़ा, अपना शरीर ढकने के लिए कुछ लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी जलाने के लिए, जड़ काटने के लिए, इन सबको हम यूज करते थे। सम हैव सम में हैव अटैच्ड टू हैंडल्स और बोन्स ऑफ वुड। हम लोग हैंडल भी बना के रखते थे, ऐसा नहीं था कि पत्थर से घिसते थे। आप देखेंगे अगर हैंडल रखेंगे तो हैंडल भी होता था हमारे पास। टू मेक स्पेयर्स, एरोज फॉर हंटिंग। ये देखिए, हंटिंग हंटिंग के लिए हम कैसे करते थे? हम हाथ से थोड़ी ना पकड़ेंगे, हमने भाले बनाए, स्पेयर्स। उस स्पेयर्स और तीर बनाना शुरू किया उस टाइम में। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड। मैंने जैसे बताया कि हम लकड़ी यूज करते थे किसके लिए? आग जलाने के लिए। और लकड़ी से हम बहुत सारी चीजें क्या करते थे? हम उनसे ही टूल बनाते थे, हैंडल बनाते थे, जो कि हमारे काम आता था। अब सपोज देखिए, ये पत्थर का टुकड़ा इन्होंने डिजाइन किया है। पत्थर का टुकड़ा कैसे? पत्थर से ही तोड़ तोड़ के बनाया है, और इससे हम क्या कर रहे हैं? डिगिंग कर रहे हैं। डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। आप देख सकते हैं ये रूट्स निकाल रहे हैं हम। ये रूट्स, ये क्या होता है एक्चुअली? एडिबल का मतलब होता है, कोई भी एडिबल का मतलब होता है खाने वाला, खाने लायक। रूट्स का मतलब क्या होगा? जड़े। मतलब एडिबल रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपके आसपास है अभी भी, वो है आलू। आलू जड़ में ही उगता है। इसमें क्या किया है इन्होंने? स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। कपड़े सिलना,
जो कि खाल, जिसे खाल बोलते हैं ना, जैसे हमारे शिव भगवान शेर की खाल पहनते हैं, वैसे ही खाल पहनते हैं लोग, खाल पहनते थे लोग पहले। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब सबसे बड़ी बात है कि रहना कहाँ है भाई। अब ये तो हो गया, करना क्या है, जीना कैसे है, लेकिन रहना कहाँ है। आज के टाइम में आपको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद हैं, आपके पास घर है, आप वहां रह रहे हैं। लेकिन अभी उनके लिए तो दिक्कत थी ना, कहाँ रहना है भाई। सो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब आप ये मैप देख सकते हैं, इस मैप में बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें दिखाया गया है कि ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर द साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स के बारे में हमें जो है क्लूज मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं रहते थे, वो बहुत जगह रहते थे, लेकिन हमें उनके बारे में जो डिटेल्स मिली हैं वो यहाँ से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? जो ये रेड है, आप इंडेक्स में देख सकते हैं, पैलियोलिथिक स्टेट्स, मतलब ये साइट्स हैं, ये पैलियोलिथिक साइट है, एक ये है बीच में, और एक ये है, और एक करनूल केव्स हैं। भीम भीमबेटका, हंगसी एंड करनूल केव्स, हमारे पास तीन अभी एट प्रेजेंट इस मैप में दिखाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हिसाब से। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone were available. अब स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए भाई? स्टोन चाहिए। अब स्टोन्स कहाँ हैं? इस प्लेट्यू रीजन में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, और यहाँ पे भी प्लेट्यू रीजन है जहाँ पर हमें बेस्ट क्वालिटी के पत्थर मिले, वहाँ पर हमारे ये लोग इजीली पाए जाते हैं। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये बहुत ही पुरानी साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, गुफाओं में। अब लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? नेचुरल केव्स। नेचुरल केव्स का मतलब हो गया जो कि केव्स, जो गुफाएं खुद ब खुद बनी हैं, नेचर ने बनाई हैं। तो लोग वहां उसको क्यों चुनते थे? हमारे पूर्वज वो क्यों रहे वहां पर? क्योंकि वो लोग वहां पर सेफ फील करते थे, उनको बारिश, धूप, विंड, इन सब से बचाव होता था। और ये रॉक्स जो हैं, ये शेल्टर्स जो हैं, नर्मदा वैली के पास भी थी, इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था उनके लिए। अब हम आते हैं रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स, अब आप देख सकते हैं, ये एक पेंटिंग है जो कि एक रॉक शेल्टर से ली गई है। अब जो लोग वहां रहते थे, आप भी हैं, तो आप भी कुछ कारागरी, आप अपनी छाप तो छोड़ेंगे ना, आप अपने सिग्नेचर तो करेंगे ना कहीं ना कहीं। सो वो लोग भी हमारी तरह ही सोचते थे, हम लोग उनकी तरह सोचते हैं, आप कह सकते हैं। तो उन लोगों को भी ये होता था कि हम अपने कुछ ना कुछ सुराग छोड़ें, ताकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हमें उन्हें स्टडी करें। सो एक पेंटिंग है। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings shows wild animals drawn with great accuracy and skill. अब इन केव्स में आप देख सकते हैं, हमने एक दो एग्जांपल दिए, मध्य प्रदेश और साउथर्न यूपी। तो इनमें जो है जानवर और जो भी शिकार है उनको बनाया गया, और वो भी बहुत ही प्यार, बहुत ही बारीकी से, ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब ये देखिए एक फोटो है, ये एक गुफा है जिसके अंदर लोग वहां रहते हैं, रहते थे, सॉरी। फाइंडिंग अबाउट और अबाउट फायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी क्रांति आप कब बोलेंगे कि हमारे हमारे जो पूर्वज थे उनको मिली? जब उन्होंने आग का आविष्कार किया, जब उन्होंने आग को खोजा, आग कैसे जलानी है, क्या करती है। अब आप देख सकते हैं कि करनूल केव्स में, जो हमने अभी देखा था मैप में, ये मैप हमारा है, जो करनूल केव्स हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं राख के। सो हमें ये पता चलता है, दिस सजेस्ट दैट द पीपल वेर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। अब यहाँ पर हमें राख मिली है जो कि बहुत पुरानी है, कार्बन डेटिंग की जाती है। राख का मतलब ये नहीं कि आप जाके छोड़ दो और उनको हम बोल दें कि नहीं जी हजारों साल पुरानी है। स्पेशल स्टडीज होती हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, कार्बन स्टडी होती है जिसमें कार्बन का नंबर देखा जाता है,
हर आपको पता होगा, आपको जानने में बहुत खुशी होगी कि हम हर चीज दुनिया की कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन कार्बन एक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन एक एलिमेंट है। आप फ्यूचर क्लासेस में स्टडी करेंगे, साइंस में स्टडी करेंगे। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब आग के क्या क्या काम हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। आग से हम लाइट भी जलाते हैं, खाना पकाते हैं, रोस्ट मीट मीट पकाने के काम आता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, टू स्केयर अवे एनिमल्स। मतलब हम जानवरों को, जो भेड़िए हैं, जो शेर हैं, जो चीते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, उनको भगाने के लिए हम आग का इस्तेमाल करते थे। अब हम आ जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक नाम और एज, एक टाइम दिया है। किनको? इस एज को, एक स्पेसिफिक डेट का एज दिया है। अब जैसे नाम होता है, नाम का मतलब ये नहीं, नाम का मतलब हो गया जैसे पैलेयोलिथिक है, पैलेयोलिथिक का क्या मतलब होगा उसके बारे में हम समझेंगे इसमें। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेयोलिथिक। These this comes from the two Greek words paleo means old and lithios means stone. Paleolithic का मतलब होता है स्टोन एज। अब आपको इसको याद कैसे करना है? पैलेयोलिथिक का मतलब देखिए, PALA क्या बनता है? पाला। पाला आपका पड़ गया, आप कहीं जा रहे हैं, आपका पाला पड़ गया, किससे? कुत्ते से। तो कुत्ते से पाला पड़ा, आपने क्या किया? पत्थर उठाया, तो हो गया ना स्टोन। तो पैलेयोलिथिक मतलब आपने स्टोन एज को याद रख लेना है कि पैलेयोलिथिक इज ओनली मींस स्टोन एज। द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस एजेस में हमें पत्थर मिले हैं, पत्थर के टूल्स मिले हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख साल पहले से अबाउट 12,000 तक, 12,000 साल से लेके 2 लाख साल पुराने जितने भी हमें एज बोलते हैं उसे पैलेयोलिथिक एज ही बोलते हैं, इसे स्टोन एज ही बोलते हैं। अब इसके भी काफ़ी काफ़ी टाइप्स हैं, अब आपको वो भी बताएंगे। अब इसके जो टाइप्स है ये देखिए, ये पैलेयोलिथिक, एक मैं एक स्टोन एज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो दो आदमी हैं वो पत्थर यूज़ कर रहे हैं और उस पत्थर से वो खाना बना रहे हैं, आग जला रहे हैं, और ये लोग जो हैं पत्थर से शिकार करके वापस आए हैं। सो बेसिकली जो यहाँ पर हमारे पब्लिशर ने बताया है उसका कहना है कि 3 टाइप के पैलेयोलिथिक एज थे। सबसे पहले वाला था अपर, दूसरा था मिडल, और तीसरा था लोअर। और जो मिडल वाला था वो 12,000 साल से लेके 10,000 साल पुराना था, मिडल पैलेयोलिथिक एज। द पैलेयोलिथिक एज मैंने आपको बताया। और जो ये हमने पैलेयोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, वो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं और समझ सकते हैं एज पर स्टडीज। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 is called the Mesolithic and Middle Age. ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे ये शुरुआत हुई, जब हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होना शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हुआ, तो वो जो पीरियड था वो था मिडल मिडल पैथोलॉजिक स्टोन एज। सो हमारा इनका कहना यही है कि जो ये मेन जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी में हुई थी, और इसको मेसोलिथिक मतलब मिडल भी बोलते हैं। स्टोन टूल्स जो इस एज में फाइंड आउट जो हमें मिले थे वो क्या थे? जनरली छोटे थे, और उनको माइक्रोलिथ्स भी बोला जाता था। और जनरली माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हड्डी पे या फिर लकड़ियों पे फंसा के उनको बनाया जाता था। जैसे आज के टाइम में भी हम लोग देखते हैं लकड़ी के टूल्स होते हैं, लकड़ी के हैंडल्स होते हैं, या प्लास्टिक के भी हैंडल्स आ गए हैं अब तो। और उसी समय एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, मतलब उस समय ऐसा भी था, बहुत सारे टाइप के अदर दूसरे टूल्स भी थे। द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 years ago इज नोन एज नियोलिथिक एज। और जो हमारा हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अपर वाला जो है, दैट वाज नोन एज नियोलिथिक एज। मतलब जो न्यू एज था उसके बारे में नियोलिथिक एज है।
अब हमने इसमें काफ़ी सारे नाम भी मेंशन किए हैं इस पैराग्राफ में, इस बुक में। सो आप उनको ढूँढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पास्ट में हम लोग उनको क्यों कैसे बुलाते थे। ये देखिए, वी हैव आल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। अभी लेटर चैप्टर्स में हमें और भी जानने को मिलेगा। तो अभी प्राइमरी आपको यही समझना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट जो है चेंज क्या हो रहा था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो मिडल पैथोलॉजिक एज था, इसमें हमारे साथ चेंजेस हुए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा क्या हुआ जो हम इसके बारे में समझ सकते हैं, वो हम देखते हैं आगे। 12,000 साल पहले देयर वर मैनी चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। मतलब ह्यूमन जो हैं, आप देखते हैं कंडीशंस, हम लोग कैसे कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, हम लोग ऐसी कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन हो, उसे बोलेंगे वार्म कंडीशंस में। आप सर्दियों में नहीं रह सकते बिकॉज आपकी स्किन पे बाल नहीं है, आपकी स्किन पे मोटी चमड़ी नहीं है, इसलिए आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते और आप जी नहीं पाएंगे। सो 12,000 साल पहले क्या हुआ, प्रकृति नेचर ने हमारे साथ अडेप्ट करना शुरू किया, हमारे साथ नेचर ने हमारा हेल्प किया, और वो वार्म होना शुरू हो गई, मतलब गर्म होना शुरू हो गई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, वो बनना शुरू हुए बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी एटमोसफियर जो है वायबल हो गया, हैबिटेबल हो गया, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया, उनके भी जो घास है वो ज़्यादा उगने लगी, तो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हो गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनडायरेक्टली हमें भी फायदा हुआ। कैसे? इसकी वजह से जो डियर हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं, कैटल्स हैं, जो एनिमल्स जो ग्रास पे सरवाइव करते हैं, वो भी ज़्यादा पैदा होने लगे और उनके लिए भी मौज होगी, उनकी उनको खाना बहुत अच्छा मिलने लगा, घास ज़्यादा हो गया, तो वो भी हट्टे कट्टे हो गए और हमारे लिए भी बेनिफिट हो गया। अब ये देखिए, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, उनके जो उनको खाने वाले लोग थे, उनके हैबिट्स को देखने वाले लोग थे, तो वो देखने देखने लगे कि भाई हम क्यों ना, उनके दिमाग में ये आया कि भाई इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, ह्यूमंस ह्यूमंस का यही तो टेंडेंसी है, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो तब हमारे दिमाग में, किसी के दिमाग में मेंटोस वाली लाइट बत्ती जली कि भाई क्यों ना हम इनके बारे में सोचें, इनको पालने की सोचें, इनको हम बाहर घूमने देते हैं, हम हमारे पास रखेंगे, इनसे दूध लेंगे, इनको खाएंगे, इनके अंडे खाएंगे, ताकि हम लोग, हमें भूखा ना मरना पड़े, हमारे लिए नुकसान ना हो, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि आज कोई शिकार मिलेगा या नहीं। तब यहाँ से ये सोच आई कि क्यों ना इनको पालना शुरू किया जाए और क्यों ना मछली पालन किया जाए। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब ये बिगिनिंग कहाँ से हुई और ये बिगिनिंग क्या क्या रंग लेके आई, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. अब आदमी जब घूमता था, कुछ खाने की सोचता था, तो उसको ये भी पता चला कि भाई गेहूं, बार्ले, बाजरा और चावल, ये खुद ब खुद उग रहा है, भगवान ने या नेचर ने इसको जनरेट किया है। तो आदमी को ये पता चला कि भाई ये खुद ब खुद उग रहा है और उसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग जीवित रहते हैं। सो हमारे लिए ये बेनिफिशियल चीज है। फिर लोगों ने, बच्चों ने और फैमिलीज ने इनको इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने धीरे 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 लर्न वेयर दे ग्रो, कि वो कहाँ उगते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक एरियाज देखे, एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे। हमारा जो इवॉल्वेशन हुआ है, जो आज आप और हम हैं, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है। आप ऐसे नहीं खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो उनको कैसे पकना है, एंड व्हेन दे ripened, this may have led them to think about growing plants on their own. In this way people became farmers.
अब किसान कैसे बने? उनका दिमाग चला, उनको लगा यार बहुत हो गया यार, अब हम बार बार ही ढूंढेंगे, कहीं चावल मिलेंगे तो खाएंगे, अब खाना तो है, जीना तो है। तो उन्होंने कहा कि ठीक ऐसा करते हैं, इनको पहले देखते हैं कि कैसे उगाना है, कैसे कहाँ किस टेम्परेचर पे रहेंगे, किस जगह में बहुत अच्छा होंगे। तो उस एरिया को वो लोग पसंद करके वहां जाने लगे। People could have also attract and then tame animals by leaving food for them near shelters. अब इससे हम लोगों ने खाना बनाना शुरू किया। अब लोगों ने एनिमल्स को भी अपने साथ रखना शुरू किया। एक सेकेंड प्लीज। सो अब जब आदमियों के पास खाना बनाने की, खाना खुद का पैदा करने की, एक रहने की सबकी जगह मिल गई, तो उनको लगा यार अब क्या करें। अब उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को खाना खिलाना शुरू किया, खुद तो खाया, उनको भी खिलाया और उनको अपने आसपास रखने लगे। मतलब पालतू जानवर की शुरुआत यहां से हुई। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। इंसान का सबसे पहला पालतू जो जानवर था, ऐसा माना जाता है कि वो एक लोमड़ी थी, क्योंकि कुत्ते, जो कुत्तों का एंसेस्टर है वो लोमड़ी है। तो ऐसा माना जाता है कि हमने कुत्तों को सबसे पहले पालना शुरू किया था। उसके बाद लोगों ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि भाई शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग, उनको भी रखना शुरू कर देते हैं यार, उनसे दूध निकालेंगे, मीट खाएंगे। और ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड these animals from attacks by wilder animals. This is how they became herders. खेती बाड़ी तो करना शुरू कर दी, अब उनको पालतू जानवर और दूध और मक्खन और इन सब के लिए क्या करना था, उन्होंने जानवर को भी पालना शुरू किया, और उनको हम दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बचाना भी शुरू किया। सो अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप स्टडी करेंगे कभी, अगर आपके पास टाइम होगा तो डॉग्स के बारे में स्टडी करना कि उनका इवॉल्व, वो कैसे इवॉल्व हुए। और अभी भी ऐसा माना जाता है कि कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग कि कुत्ते एक्चुअल में कुत्ते नहीं थे, वो बहुत ही खूंखार होते थे। जब हमने पालना शुरू किया वो हमसे दोस्ती करने लगे, लेकिन उनको वो खूंखारपना, उनको वो शक्ति, उनको वो हाइट, उनको वो ताकत वो नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खाते थे। अब आप एक लोमड़ी को देखें तो वो एक एक हाइट, एक ताकत, एक शरीर होगा उनका। लेकिन आज के कुत्तों में, जो नॉर्मल कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, जो नॉर्मल कुत्ते हैं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम ही हमारा इंसान का शरीर है, हम लोग हैं जो कि इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक साइंस है जो कि ये बोलती है कि ये एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ी स्टडी है। आप कभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा एवोल्यूशन क्या होता है। सो एवोल्यूशन में यही होता है कि हमारे जो बॉडी है, जैसे आप देख सकते हैं, हमारी पूंछ होती थी किसी जमाने में, लेकिन हमारे पूंछ, धीरे धीरे हमारी पूंछ हट गई। लेकिन आपके पास, अगर आपने स्पाइन में देखेंगे तो एक बोन टेल होती है छोटी सी अभी भी, जो ये प्रूव करती है कि हमारे पास पूंछ होती थी। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से वो हमने छोड़ दी। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रोसेस किया, लेकिन ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गई। सेम सेम हैपन्स विद अपेंडिक्स। आप अपने पेट के अंदर देखेंगे तो एक अपेंडिक्स होता है छोटा सा। उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती थी हम लोगों को? क्योंकि हम लोग जो हैं उससे खाना पचाते थे, घास, जो ग्रीन ग्रीन जिसमें क्लोरोफिल होता है, उस पार्ट को पचाने के लिए अपेंडिक्स यूज होती थी। और एक अपेंडिक्स एक इंटेस्टाइन की तरह लंबी होती थी, लेकिन आज के टाइम में अपेंडिक्स छोटी सी रह गई है, और धीरे 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 ऐसा माना जाता है कि ये गायब भी होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कुत्तों को ही हमने सबसे पहले पालना शुरू क्यों किया? क्या वो एक एक्सीडेंट था, या फिर
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस पे भी विचार करिएगा जरूर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन का मतलब आप मतलब से ही समझ रहे हैं, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कैसे किया, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का ही एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप देखते हैं तो जंगली कुत्ते भी होते हैं और एक नॉर्मल कुत्ता भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये दांत, एक जबड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जानवर पेड़ पौधे वो चुने जो कि स्ट्रांग थे और खुद ब खुद खुद के बेसिस पे कैपेबल थे, जो अच्छे थे। तो इसमें वही एक्सप्लेन किया गया कि वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब वो हमने जब उनको लिया अपने पास तो उनमें चेंजेस होने शुरू हो गए, जो उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी उन्होंने वो छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीजेस, हमने वो लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स थे। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स जो कि यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, मतलब बड़ा दाना हो। हैव स्ट्रॉन्ग स्टार्क्स कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, मतलब मोटे हों। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर ऑल्सो प्रिजर्व, उनको हम प्रिजर्व करते हैं उनके बीजों को और उसको फिर लगा देते हैं। सेम जानवरों के बारे में है, जो गायें जो भैंस ज्यादा दूध देती है हम उनको आगे बढ़ाते हैं, और जो कम देती है उसको हमने नहीं किया, उनको हमने फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट देखना था, प्रोडक्टिविटी देखनी थी हमारी कि कितनी है। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली एज मच लार्जर देन ऑफ द डोमेस्टिक। मतलब जो गायें जो भैंस, जंगली भैंस के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे उनके जबड़े वर्सेस आप लोकल डोमेस्टिक को देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक इन मेनी पार्ट्स। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सब हुआ, नहीं। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये 12,000 साल पहले माना जाता है कि शुरुआत हुई थी। और all planets and animal produce that where we use today is the result of domestication। आज जो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो डोमेस्टिकेशन की वजह से ही है। सो इसमें दो पॉइंट लिखे हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज शीप एंड गोट, भेड़ और बकरी हमने जो सबसे पहले किया था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू एनिमल कौन था? कुत्ता। और डोमेस्टिकेटेड जिसको हमने अपने पर्पस के लिए यूज किया था, अपने बेनिफिट के लिए, वो थे भेड़ और गोट। अब हम आ जाते हैं ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब एक नए जीने का एक नया तरीका, एक नया जज्बा। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक बीज लगाते हैं तो आपको पता है कि वो कुछ टाइम लेता है पेड़ बनने में या पौधा बनने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, मंथ्स, वीक्स, इन सम केसेस ईयर्स। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened. And then the grain had to be used carefully। मतलब जब हम किसी जगह बीज लगाते हैं तो उसको टाइम लगता है, उसको 10 दिन भी लग सकते हैं, उसको 15 दिन भी लग सकते हैं, उसको साल भी लग सकते हैं पूरा होने में, पकने में, एक फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए। तो आदमी को क्या करना पड़ता था? उनकी रखवाली करनी पड़ती थी, एक जगह पे रहना पड़ता था। पहले की तरह हम मस्त मौला होके घूम नहीं सकते थे। सो इससे क्या शुरुआत हुई? एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। जो ग्रेन्स जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट निकलता था उसको हम किस, सपोज हम चावल लगा रहे हैं तो हम उसके लिए किस किस यूज के लिए रखते थे? सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा खाना। दूसरा था दोबारा उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? बीज, तो सीड। अब लोगों ने सोचा कि भाई क्या किया जाए। सो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों को लगा कि भाई अब घूम तो सकते नहीं, घूमना बंद हुआ। उसके बाद ये सोचा कि भाई अब इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि खाना है रेगुलर। ऐसा तो है नहीं कि आज उगाया साल बाद हुआ और उसको खा लिया और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सो उन्होंने एक सबसे पहले तो एक क्वांटिटी डिसाइड की, कितना उगाना है। एक कैलकुलेशन किया, समझा कि अगर हमारे यहाँ हम एक मुट्ठी चावल रोज खा रहे हैं तो एक मुट्ठी के हिसाब से इतने दिन होते हैं, इतनी ये इतना बनना चाहिए, इतने बीज लगाने हैं। वो सब करना इंसान ने शुरू किया।
अब उसको स्टोरेज करने के लिए क्या किया, दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, मतलब उन्होंने बड़े बड़े मटके बनाने शुरू किए, बास्केट्स बनानी शुरू की, और मिट्टी मिट्टी खोद के उसमें गड्ढे बनाने शुरू किए। सो अब उनको ये करना पड़ा ताकि वो उसको स्टोर करना शुरू कर सके। अब ये तो हो गई उसकी बात, खाने पीने की बात, और वो भी सीड्स की, ग्रेन्स की। अब आते हैं स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स, आदमी को अगर मीट खाना है या कुछ वैसा खाना है, नॉनवेज खाना है, तो वो क्या करे भाई? तो एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जाए? एनिमल्स अगर आज काटेंगे तो कल तक, तो शाम तक तो सड़ जाएगा ना। तो एनिमल्स को क्या होता है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, वो खुद ब खुद ही पैदा होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड केयरफुली, अगर उनको ध्यान से रखा जाए तो वो दूध भी देते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। मतलब वो दूध भी दे सकते हैं, उनका हम मीट भी यूज कर सकते हैं जब मर्जी आप चाहें तो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उनको लोग पालना शुरू किया, लोगों ने। पालने का उन पालने से क्या फायदे हुए? दो फायदे हुए। एक तो सबसे पहले उनको दूध, ऊन, ये सब मिलना शुरू हुआ। दूसरा, उनको जब उनका मन होता था, वो मीट भी उस जानवर का खा सकते थे, उनको शिकार करने की जरूरत नहीं थी। फाइंडिंग आउट अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब अगर ऐसा सोचा जाए, आपके दिमाग में आए कि यार कौन था वो जिसने शुरू किया, कौन? सो आप देख सकते हैं, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्ड a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders। अगर आप पेज नंबर 13 पे दोबारा जाते हैं और मैप के ऊपर देखते हैं, सो आपको बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे मिलेंगे। जो ब्लू बॉक्सेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इसमें ये पता चलता है कि हम लोगों को ये कहाँ से मिले हैं, ये ब्लू बॉक्सेस हैं। ये देखिए, मेहरगढ़ है, चिरांद, कोल्डीवाहा, महागिरा, दाहोजी हडिंग, हालूर। तो ऐसा माना जाता है कि हमें यहाँ से, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुछ प्रूफ्स मिले हैं जिसमें ये डिटेल्स मेंशन है, या हमें लगता है कि यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये हर जगह पाए जाते हैं। सब ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि कश्मीर में है, और कुछ साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स और फार्मर्स और हैंडलर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन। अब इसको समझने के लिए कि कोई वहां रहता था या वहां पर ऑटोमेटिकली कोई मरा था और उसका हमें अवशेष मिला है, इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं, एविडेंस, जो है एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, उसके आसपास के जो जानवर हैं, उसके आसपास जो पौधे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं और तभी फाइंड आउट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्ड ऑफ बर्न ग्रेन्स। मतलब अब हमें पता कैसे लगेगा कि वहां पर इंसान रहते थे, घूमते नहीं थे? तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया बर्न्ड ग्रेन्स, मतलब जले हुए दाने। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जले हुए हो, गलती से जल गए हो, एक्सीडेंट हुआ हो, आग लग गई हो, लेकिन साइंटिस्ट इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग एरिया पे, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगते हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वो हर किसी जानवर के बारे में पता कर सकते हैं उनकी हड्डियों को देख के। सो ऐसा हम लोग स्टडी करते हैं। अब बहुत हो गया घूमना फिरना। अब आदमी को लगा भाई बहुत हो गया भाई, अब सब कुछ है, खाना पीना रहना सब है। पानी के आसपास उन्होंने सेटलमेंट हो गई, रिवर बैंक के आसपास सेटल हो गए। अब उनको लगा भाई चलो एक सेटल्ड लाइफ, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब एक सेटल्ड लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस, अब हमें रहने के लिए क्या चाहिए? हर जगह तो गुफाएं नहीं होंगी। तो अब हमें मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? हट्स, मतलब झोपड़ियां मिली हैं। अब इंस्टेंस एग्जांपल बर्जोहाम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, पीपल बिट पिट स्टोन्स,
वो क्या करते थे, पिट स्टोन्स का पिट हाउसेस मतलब विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग देम इनटू देम, मतलब वो गड्ढा खोदते थे और पत्थर से उसको बिल्ड करते थे और अंदर सीढ़ियां बनाई जाती थी मिट्टी खोद के धरती के नीचे। अब वो इसलिए भी बनाए जाते थे बिकॉज दे मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, मतलब अगर आप देखते हैं अगर आप अंडरग्राउंड में रहेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी ज्यादा, क्योंकि चूंकि वहां का टेम्परेचर ठंडा रहता था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहां पर बचने के लिए ठंड से ऐसा किया जाता था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से अपने हिसाब से ढलता जाता है और अपने हिसाब से वातावरण को अपने हिसाब से अपने आसपास की चीजों को चेंज कर देता है। तो वही हुआ, वहां पर ठंड ज्यादा थी, उन्होंने पिट्स खोदना शुरू किया और उसमें रहना शुरू किया। बोथ। अब उन्होंने ये भी देखा यहाँ पर ही कि उनको कुकिंग हर्ट्स मतलब हांडियां, चूल्हे मिट्टी के, वो सब मिले। और ये भी जाना कि लोग कहाँ खाना बना रहे थे, बाहर बनाते थे, अंदर बनाते थे, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस। ओके, ये होता था। अब ये भी है कि स्टोन टूल्स भी बहुत जगह पाए गए हैं, पत्थर के जो टूल्स होते थे वो हमें बहुत जगह से पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलिक टूल्स, पैलोलिथिक टूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब इनमें से कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा अलग हैं और इसलिए उसको नियोलिथिक टूल्स के बारे में उसको हम बोलते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, मतलब टूल्स को हम अच्छे से पॉलिश करते थे ताकि उसकी जो धार है ना वो अच्छे से बने। और उसको हम मोटर्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस, हमने हमने पत्थरों के द्वारा चक्कियां बनानी शुरू की ताकि हम एक दूसरे आटा बना सकें पत्थर से, पत्थर को घिस के। आज भी अगर आप देखेंगे तो चक्कियां कुछ ऐसी हैं जो कि पत्थर से ही चलती हैं और पत्थर के बीच में हमारा दाना जाता है जो कि पत्थर से उसको प्रेशर से पीस देता है। तो ऐसा होना शुरू हुआ। अब सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर आज भी हम उन्हीं से यूज उसी पत्थर से ही, इसमें ये लिखा है देखिए, इतने हजार साल हो गए लेकिन हम आटा वैसे ही पीस रहे हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone। अब आप देखिए इस फोटोग्राफ में ये टूल्स हैं, ये कटिंग टूल्स हैं या स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई टूल्स हैं। तो ये टूल्स जो हैं हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने शुरू हो गए। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स मतलब घड़े भी मिले हैं। दे दीज वेर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब ये सजाए भी जाते थे भाई और इनमें सामान रखा जाता था। पीपल began using food pots for storing cooking food, chawal, especially grains like rice, wheat, that has become an important part of the diet। मतलब उस टाइम पे ये लोगों इनमें चावल और जो आटा ये सब रखते थे तो इसमें खाना भी बनाते थे और ये सब रखने का भी काम करना शुरू किया था। मतलब इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लॉथ, कपड़ा बनाना शुरू किया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बनाने शुरू किए उन्होंने, कॉटन को भी ग्रो करना शुरू कर दिया। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जगह सबको, सपोज एक इंडिया के इस कोने में एक दूसरे कोना में है तो सबको सेम टाइम पे सेम आइडियाज है, ऐसा नहीं हुआ। ये जो लोकेशन की वजह से ये धीरे 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 मिक्स होने शुरू हुए। यहाँ से उधर गया, उधर से इधर आया, इधर से उधर गया, तो जो बेटर रहता था वो सरवाइव कर गया और जो पुराना जो जो बेटर नहीं था वो चला गया, भूल गए। अब हम बात करेंगे लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ की बात हम देखते हैं जो कि पाकिस्तान के आसपास पड़ता है। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। ये ईरान के रास्ते में पड़ता है जो कि बहुत ही हेल्दी है, फर्टाइल है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा अनाज उग सकता है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले। अब ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मान सकते हैं कि सबसे पहले हमने वहां पर ही चावल, बाजरा और गेहूं को उगाना शुरू किया था और जानवरों को पालना शुरू किया था। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट।
हमें लगता है कि वो सबसे पुराना विलेज है। हो सकता है कि आज कल को हम कोई दूसरा भी डिस्कवर कर ले, लेकिन अभी हमारे पास एट प्रेजेंट यही है। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वेर फाउंड, मतलब इस साइट पे जब इन्होंने खुदाई की तो हमें बहुत सारी हड्डियां मिली, जो कि डियर, सुअर और डियर की हो सकती हैं, और गोट्स की, वो हमें वहां से मिली। अदर फाइंड्स आर मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। देखिए, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस का भी उनको अवशेष मिले। ईच हाउस हैड 4 or more कंपार्टमेंट्स, सम which may have been used for storage, मतलब स्टोर रूम भी था भाई साहब, 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after. जब कोई मर जाता है तो क्या होता है कि हम लोग उनके बारे में रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी क्रिया करते हैं। Perhaps in the belief that there is some form of life after death, मतलब ऐसा सोचा जाता है कि मरने के बाद भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा उनके साथ। तो एक एक धर्म के अकॉर्डिंग एक एक टाइम पे लोगों का क्या मत था, अभी भी है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्या करते हैं, कभी भी जलाते नहीं है। हिंदुओं में क्या होता है, जलाया जाता है, और सिक्स में भी जलाया जाता है। तो इसलिए बरियल इज वन ऑफ द सच अरेंजमेंट, मतलब बरियल का मतलब होता है कि आप किसी को दफनाएं। अब ये मेहरगढ़ में बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं, मतलब वहां पर काफी सारे लोग लाशें मिली हैं, मतलब लोगों के अवशेष मिले हैं जो कि दबाए हुए हैं। In one instant, the dead person were carrying buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आप इजिप्ट इजिप्ट में अगर देखते हैं तो इजिप्शियंस का भी यही मानना था, जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप अगर पिरामिड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इनकी जो हड्डियां हैं उसमें पाया गया कि उनके साथ गोट्स, बकरियां, ये सब साथ में दबाई गई थी, जो कि उनके लिए खाने के काम आती। कहाँ पर? इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब मरने के बाद जो दूसरी दुनिया में वो जा रहे हैं उसके अंदर वो काम आने वाली थी। ऐसा एक साइट हमें पाई गई है। अब एल्सवेयर, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। आप फ्रांस को कभी सर्च करिए। अब ये फ्रांस की एक पेंटिंग है जो कि बुल्स की है। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम द केव इन फ्रांस। दिस साइट इज डिस्कवर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय 4 चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। 100 साल से भी पुरानी, हमें ढूंढने में लगा 100 साल पहले हमने ढूंढा था। पेंटिंग्स जो 20,000 और 10 साल के आसपास के टाइम की हैं, उनमें एनिमल्स हैं। बाइसन है जो कि बहुत बड़े वाले, जिसको हम बुल बोल सकते हैं, और रियनडीर एंड बेयर, जो कि ब्राइट कलर्स में, येलो कलर में पेंट किया गया। अब ये कलर कहाँ से आए? दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑशर और आयरन ओर्स एंड चारकोल, मतलब चारकोल से, और जो ओर्स हमारे पास जिससे हम मेटल्स बनाते हैं, तो उसके वहां से हमें ये कलर्स मिलते हैं, उनसे वो उन्होंने ड्रॉ किया। और मे बी, और ये अभी हम एग्जाम्पल ही हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उस टाइम पे इन्होंने कोई रिचुअल, हंटिंग या कोई सीन उसको डिपिक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इस फोटो को। एल्सवेयर एक और ए नियोलिथिक साइट फाइंड टर्की। टर्की देखिए, ये सबसे फेमस नियोलिथिक साइट्स है। कैथल कैथल Hayok was found in Turkey. Several things were found from great distances. Flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most of the things would have been carried on the backs of pack animals, such as cattle, or by sheep people. अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप टर्की के बारे में भी देख सकते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें पाई गई। सीरिया में फ्लिंट पाया गया, कावरेज रेड सी में पाए गए, शेल्स जो हैं मेडिटेरियन सी में पाए गए। अब इसमें बहुत आश्चर्य करने वाली बात ये है कि उस टाइम पे कोई व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हमारे पास कोई कार्ट, कोई जो कैरी करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वो नहीं था। हम लोग अपने बैक पे, या फिर जो जानवर है उसके बैक पे ही सामान को इधर उधर ले जा सकते थे। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही समझा। हम इसके समरी करते हैं। हमने इस चैप्टर में यही समझा कि हमारे जो पुरातन लोग थे, वो हंटिंग गैदरिंग करने से खुद का खाना उगाना, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हमने अपना खुद का खाना कैसे बनाना शुरू किया, हमारे अंदर ये कहाँ से आइडिया, हमने कैसे कैसे आइडियाज़ को जन्म दिया,
सो बेसिकली हम लोग इंसान हैं, इंसान के अंदर ये जज्बा हमेशा रहता है कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट करने का। सो आप भी ऐसी उम्मीद रखिए, अपने स्टडीज में भी ऐसा रखिए, अपनी लाइफ में भी ऐसा रखिए, अपने अपने सिस्टम्स को भी ऐसे बना के रखिए, कुछ ना कुछ नया करिए, कुछ नया इन्वेंट कीजिए, कुछ नया सीखिए। सो इसी के साथ चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, चलिए, टेक केयर।